नमस्कार। आज हम भारत के आधुनिक इतिहास के एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा होती है। एक ऐसा सवाल जिसने दशकों से भारतीय राजनीति में अपनी जगह बनाए रखी है। बिना किसी लाग लपेट के, सीधा तथ्यों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के पन्नों से हम बात कर रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सवाल बहुत सीधा लेकिन बेहद प्रभावशाली है। सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप हर चौराहे, हर चाय की दुकान पर लोगों को बहस करते सुन सकते हैं। लेकिन आज हम भावनाओं से परे हटकर, बिल्कुल निष्पक्ष होकर इतिहास के पन्नों में इसका असली और कूटनीतिक जवाब तलाशेंगे। खैर, इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें 1947 से थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1928। ये वो दौर था जब देश को सच में एक जननेता मिला। हुआ यूं था कि ब्रिटिश सरकार ने बारदोली में किसानों पर अचानक 30% लगान बढ़ा दिया था। इसके विरोध में पटेल ने एक ऐसा अहिंसक लेकिन चट्टान जैसा मजबूत आंदोलन खड़ा किया जिसने पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। यहीं से उनकी राष्ट्रीय पहचान पक्की हो गई। 1925 से लेकर 1928 के बीच जब भयंकर बाढ़ और आर्थिक तंगी ने लोगों की कमर तोड़ दी थी, तब पटेल की लीडरशिप कमाल की थी। ये सिर्फ कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था। जमीनी स्तर पर आम जनता को एक साथ खड़ा कर देना, ये उनकी उस रणनीतिक प्रतिभा का सबूत है जिसे आज भी अकादमिक स्तर पर पढ़ा और सराहा जाता है। और जानते हैं उनकी इसी अद्भुत क्षमता का नतीजा क्या हुआ? उन्हें एक खास उपाधि मिली, सरदार, जिसका मतलब होता है नेता या प्रमुख। महात्मा गांधी और बारदोली की जनता ने उनके इसी बेजोड़ टैलेंट और कभी हार ना मानने वाले जज्बे को देखकर उन्हें ये नाम दिया था। अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर, साल 1946। ये वो साल था जब पूरा देश अपनी सांसें थामे बैठा था। दांव बहुत बड़े थे, क्योंकि तय ये होना था कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भारत की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। और दोस्तों, ये तो साफ ही था कि जो भी अध्यक्ष बनता, स्वाभाविक रूप से वही देश की सरकार बनाने वाला था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 12। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। कांग्रेस की कुल 15 प्रांतीय कमेटियां थीं और उनमें से पूरी 12 कमेटियों ने बिल्कुल साफ शब्दों में अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल का नाम आगे किया था। मतलब जमीनी स्तर पर उनका समर्थन सच में एक तरफा था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर ने जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद का इंटरव्यू लिया था, तब आजाद ने एक बहुत बड़ी बात कबूली थी। उन्होंने कहा था, हमारे से ये गलती हुई, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये बयान आज भी इस पहेली का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा माना जाता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये फैसला ही पलट गया? यहीं एंट्री होती है महात्मा गांधी के हस्तक्षेप की। दरअसल गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपील और एक आधुनिक सोच को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू को चुना। जैसे ही ये बात सामने आई, सरदार पटेल ने बिना कोई हंगामा किए बेहद शालीनता से बस एक कागज के टुकड़े पर अपने नामांकन वापसी के दस्तखत कर दिए। जरा सोचिए, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से कहीं ऊपर उन्होंने देश की एकता को रखा। आजकल की राजनीतिक बहसों में अक्सर इन दोनों महान नेताओं को एक दूसरे के जानी दुश्मन के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालें तो सच्चाई बिल्कुल उलट है। वे राष्ट्र निर्माण के साथी थे, कोई कड़वे प्रतिद्वंदी नहीं। अगर हम दोनों के विजन को देखें तो नेहरू भारत के भविष्य का एक लोकतांत्रिक, बहुलवादी और आधुनिक सपना देख रहे थे, और पटेल उस भारत की मजबूत नींव का प्रतीक थे। उनका फोकस एकता, स्थिरता और एक कड़क प्रशासनिक व्यवस्था पर था। इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल ने बड़ा सटीक कहा है कि वे एक ही राजनैतिक शरीर के दो हाथ थे। रास्ते भले ही अलग थे, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही थी। जो लोग आज भी इन दोनों के बीच दुश्मनी की थ्योरी गढ़ते हैं, उन्हें अक्टूबर 1950 में सरदार पटेल का वो बयान जरूर सुनना चाहिए। पटेल ने इंदौर में बड़ी बेबाकी से कहा था, बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, मैं एक विश्वासघाती सैनिक नहीं हूं। ये लाइनें चीख चीख कर उनके अटूट समर्पण और राष्ट्र के लिए नेतृत्व को गरिमा के साथ स्वीकार करने की गवाही देती हैं। प्रधानमंत्री कौन बना और कौन नहीं, इस बहस से थोड़ा बाहर निकलकर देखें तो सरदार पटेल ने असल में वो काम किया जिसने उन्हें हमेशा के लिए लौह पुरुष बना दिया।
और वो काम था भारत के इस विशाल भौगोलिक और प्रशासनिक नक्शे को हकीकत में बदलना। ये उनका एक ऐसा योगदान है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। 562। इस नंबर की विशालता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज़ादी के वक्त पूरे भारत में इतनी ही रियासतें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ये किसी पजल के टुकड़ों की तरह थीं। इन 562 अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर भारतीय संघ का निर्माण करना, ये एक नामुमकिन सा लगने वाला टास्क था, लेकिन पटेल ने इसे मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने इस देश की नींव को फौलाद सा मजबूत बना दिया। सिर्फ रियासतों को एक ही नहीं किया, बल्कि आईएएस और आईपीएस जैसी नागरिक सेवाओं का वो स्टील फ्रेम तैयार किया जो आज तक इस देश को संभाले हुए है। और हां, उन्होंने धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की जो मांग थी, जो 2 नेशन थ्योरी थी, उसे भी सिरे से खारिज कर दिया। स्वतंत्रता के बाद के अकादमिक शोध भी इस बात पर मोहर लगाते हैं कि देश का जो इतना मजबूत संस्थागत ढांचा आप आज देखते हैं, वो पटेल के ही दिमाग की उपज था। उन्होंने ये पक्का किया कि भविष्य में देश को टूटने और बिखरने से बचाने के लिए एक बेहद मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमेशा मौजूद रहे। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े रियलिटी चेक पर। एक ऐसा ऐतिहासिक सच जो इस पूरी बहस को एक ही झटके में खत्म कर देता है। जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है। फिर 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो जाता है। और भारत के इतिहास में पहली बार आम चुनाव कब हुए? जनवरी 1952 में। तो अगर हम सिंपल सी क्रोनोलॉजी को भी समझें, तो जब भारत की जनता को पहली बार वोट देकर अपना नेता चुनने का मौका मिला, तब तक सरदार पटेल इस दुनिया में ही नहीं थे। इसलिए जनमत द्वारा उनका चुना जाना ऐतिहासिक तौर पर ही असंभव था। उनके निधन पर जवाहरलाल नेहरू का जो बयान आया, वो भी उनके रिश्ते की गहराई को बयां करता है। नेहरू ने बेहद भारी मन से कहा था, वल्लभ भाई के निधन से मैंने कई वर्षों का एक साथी और सहयोगी खो दिया है। ये दुख कोई दिखावा नहीं था, ये उस नवगढ़त गणतंत्र के लिए दोनों के साझा समर्पण और उनकी गहरी बॉन्डिंग का सबूत था। तो कुल मिलाकर इतिहास का संदेश बहुत ही लाउड और क्लियर है। सरदार पटेल का कद, उनकी अहमियत किसी भी राजनीतिक कुर्सी से बहुत बहुत बड़ी है। चारों तरफ मची उथल पुथल के बीच से एक अखंड भारत को गढ़ना, सच कहूं तो ये एक ऐसा कारनामा है जिसकी पूरी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा, क्या इतिहास में किसी इंसान की महानता इस बात से नापी जाती है कि वो किस कुर्सी पर बैठा, या फिर इस बात से कि उसने अपने देश को क्या दिया? सरदार पटेल भले ही प्रधानमंत्री ना बने हों, लेकिन उन्होंने वो अखंड भारत जरूर बना दिया जिस पर आज प्रधानमंत्री शासन करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे जहन में गूंजता रहेगा, सोचने पर मजबूर करेगा।